राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर्स चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 है इसका, ये 2nd लेक्चर है। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लें, बिकॉज मैंने उसमें बिल्कुल बेसिक्स बताए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं वो सब कुछ उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। मैं आपको टर्न करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट लेक्चर की जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, उनकी प्रोडक्ट करना बताया था, एडिंग करना बताया था, सब्ट्रैक्टिंग कराई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स भी बताया था और उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी समझाई थी। ठीक है, तो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इसका तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लें, देन आप ये वाला लेक्चर 2nd लेक्चर देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनए। उसके सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, पूरी बुक मैं कवर करा चुकी हूँ। सो अगर आपको वो भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो 2nd बुक है वो है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम OR बोलते हैं शॉर्ट में। उसके लेक्चर्स भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो 2 बुक मैं कवर करा चुकी हूँ, तीसरी बुक ये चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। 2 दिन हुए हैं इसको स्टार्ट हुए, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लें। आज हम इसके फर्दर टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सो मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी कॉम्प्लेक्स फंक्शन से रिलेटेड। आज मैं इसी की एक और प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ जिसको आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो मैं यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसको प्रूफ करना भी सीखेंगे कि उस प्रॉपर्टी को किस तरह से प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को पूरा अच्छे से नोट कर दिया है लैंग्वेज में। अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको प्रूफ करना भी सीखते हैं। प्रूफ दैट द आर्गुमेंट ऑफ क्वोशंट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशंट का आर्ग्यूमेंट जो है वो हमको किसके इक्वल दिखाना है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। उन कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशंट का आर्ग्यूमेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। अब हम इसको करते हैं और समझते हैं। जब हम इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या कह रही है, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। ठीक है, सो इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता देती हूँ। जिसने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा वो डायरेक्ट भी लिख सकता है। z की वैल्यू होती है r e⁻i थीटा। मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, आपको डाउट ना हो जिससे। देखिए, यहाँ मैंने आपको कल बताया था z इक्वल्स टू के r e⁻i थीटा। अब ये कैसे बना मुझे पूरा स्टार्टिंग से बताना होगा। सो मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में z इक्वल्स टू के x प्लस आई वाई। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी आपको इस चीज़ का यूज़ करना है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान होती है उसमें आई लगा हुआ होता है, इसमें आई लगा हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z इक्वल्स टू के x प्लस आई वाई, ये आपको लेकर चलना है। पोलर फॉर्म में आपको पता होगा x की वैल्यू होती है r cos थीटा एंड y की वैल्यू होती है r sin थीटा। इन पोलर फॉर्म ये फिक्स होती है x और y की वैल्यू पोलर फॉर्म में। x इक्वल्स टू के r cos थीटा, y इक्वल्स टू के r sin थीटा। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। z इक्वल्स टू के x के प्लेस पर r cos थीटा प्लस i y के प्लेस पर r sin थीटा। अब इन दोनों ही टर्म्स में मेरे को r जो है वो कॉमन दिख रहा है, सो मैं यहाँ पर r को कॉमन ले लूँगी। तो r अंदर आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है,
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब z इक्वल्स टू के आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज यूलर्स फॉर्म ये होती है यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं इस पूरे को ई की पावर में, ई की पावर आई थीटा। जो एंगल में होता है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर यहाँ पर अल्फ़ा होता कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा तो यहाँ पर अल्फ़ा आ जाता है ई की पावर आई अल्फ़ा। बस आपको एंगल का ध्यान रखना है, बाकी ई टू दी पावर में आ जाता है। इतना मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी थी, मैंने यहाँ तक आपको दोबारा से बता दिया जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट ना रहे। z इक्वल्स टू के आर ई की पावर आई थीटा। तो अब हम ये ध्यान से देखें कि z के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आई थीटा। यहाँ पर हमने बात की थी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या बात की थी हमने? टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? ये एक। तो इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इस तरह से लिख देंगे z1 इक्वल्स टू के r1 ई की पावर आई थीटा 1। ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इक्वल्स टू के r2 ई की पावर आई थीटा 2। कितने अच्छे से समझाती है यार तू। लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुके हैं। अब क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। z1 अपॉन z2 डिवाइड करने का रीज़न भी है बिकॉज यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, अगर आपने देखा हो कोशेंट, एक वर्ड लिखा है कोशेंट। जब भी आपको प्रॉपर्टी में कोशेंट नाम का वर्ड मिलेगा इसका मतलब है आपको उन कॉम्प्लेक्स को वहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी की पहचान है कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन तो आपको डिवाइड करना है। कल जो हमने प्रॉपर्टी करी थी उसमें साफ साफ लिखा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई करी थी जब हमसे बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमसे बोला है क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स का मीनिंग है आपको इसको डिवाइड करना, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्वोशंट वर्ड आ रहा था अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। सो z1 की वैल्यू थी r1 ई की पावर आई थीटा 1 एंड z2 की वैल्यू थी r2 ई की पावर आई थीटा 2। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ ध्यान से r1 एंड r2 तो एज इट इज़ रहेंगे, बट सेम बेस पर पावर्स थोड़ी सी कैलकुलेट हो सकती हैं, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ई की पावर आई थीटा 1 है, इसको भी मैं ऊपर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा डॉट में ई की पावर आई थीटा 2 बट नेगेटिव साइन के साइन, बिकॉज जब पावर वाला टर्म ऊपर जाता है तो वो पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर ये ई की पावर आई थीटा 2 ऊपर गया है तो ये पावर हो जाएगी इसकी नेगेटिव, ठीक है। सेम बेस पर पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो r1 r2 एज इट इज़ है, ई की पावर आई दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया है। अंदर बचेगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 2 नेगेटिव के साथ माइनस थीटा 2, इस तरह से लिख दिया। तो z1 अपॉन z2 की वैल्यू आपको ये मिलती है r1 अपॉन r2 ई की पावर आई ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा 2, इस तरह से आपको मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, दोनों ही साइड मॉड ले लेंगे, ठीक है। सो आप लिख भी सकते हैं टेकिंग मॉड्यूलस बोथ द साइड। मैं क्या करूँगी, दोनों ही साइड मॉड ले लूँगी कुछ इस तरह से। z1 अपॉन z2 विद इन मॉड इज इक्वल टू r1 अपॉन r2। एक वैल्यू है तो इसको आप मॉड में लिखें नहीं लिखें एक ही बात है, बट इसको ज़रूर मॉड में लिखें। ई की पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2 विद इन मॉड। इस तरह से हमने इसको मॉड में लिख दिया है। अब देखिए मॉड में हमने क्यों लिखा है, बिकॉज ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, जो आपका LHS वाला टर्म है वो एज इट इज़ रहेगा z1 z2 विद इन मॉड, r1 एंड r2 भी एज इट इज़ रहेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। ई की पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2, अभी हमने इसको देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉस्टा प्लस आई साइन थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा। अब ई की पावर आई थीटा को भी तो हम पलट के वापस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर हमको कहीं नीड होगी इसको खोलने की तो ई की पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ई की पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा विद इन मॉड, मॉड नहीं हटेगा, कॉस थीटा माइनस थीटा 2 यानी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2, बिकॉज यहाँ पर एंगल था थीटा तो यहाँ पर थीटा था। यहाँ पर पूरा एंगल कितना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पूरे एंगल का काम कौन कर रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पर पूरा एज इट इज़ लेंगे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2।
फिर क्या लिखते हैं प्लस आई साइन फिर वही एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। विद इन मॉड, मॉड लगाना नहीं भूलना है बिकॉज मॉड का यूज़ अभी होगा। अब यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम R1 एंड R2 को एज इट इज़ रखेंगे, इधर वाला टर्म भी हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। Z1 ओवर Z2 विद इन मॉड, ठीक है। अब हम मॉड ओपन करेंगे। तो मॉड कैसे ओपन करते हैं, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस वाला लेक्चर अगर देख रखा हो, मॉड को सॉल्व करने के लिए इस तरह सकते हैं, मॉड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद इन अंडर रूट, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर और आई के साथ का जो कोफिशिएंट होता है वाई, उसका स्क्वायर विद इन अंडर रूट। ये वाली चीज़ मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, वही बता रही हूँ दोबारा से। अंडर रूट लगाएंगे, कॉस स्क्वायर, एंगल पूरा लिखेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2, प्लस आई के साथ क्या है साइन, तो हम वही लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये जो मैंने लिखा है विद इन अंडर रूट लगा के दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करा है, ये मॉड को सॉल्व किया है। तो कंफ्यूज मत ही हुइएगा कि ये स्टेप कहाँ से आया। जब हम मॉड हटाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, अंडर रूट लगा के उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। सभी में हम ऐसे ही करेंगे। Z1 ओवर Z2 विद इन मॉड एज इट इज़ है, R1 R2 भी एज इट इज़ है। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1। नहीं पता साइड में लिख दे रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के 1, या आप इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। उसी का यहाँ पर यूज़ किया है, बस एंगल के डिफरेंस है यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो एंगल कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस और साइन स्क्वायरिंग करके ऐड है तो उनकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम इसके प्लेस पर लगा सकते हैं 1। क्लियर। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल सी बात है वही टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, क्या आएगा। Z1 ओवर Z2 विद इन मॉड इज इक्वल टू R1 ओवर R2। बिकॉज अभी हमने क्या देखा था, R1 R2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो वही नंबर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Z1 ओवर Z2 विद इन मॉड है, Z1 अलग हो जाएगा, Z2 अलग हो जाएगा मॉड में, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 का मॉड है तो Z1 अलग हो जाएगा एंड Z2 अलग हो जाएगा मॉड में, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से मैंने एक बात बताई थी अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में। जैसे अभी मैं आर्ग्यूमेंट लेकर आपको दिखा देती हूँ। जब मैं आर्ग्यूमेंट लूँगी तो इस तरह से लेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2, ठीक है, की जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये कहाँ से आया, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, मैं बार बार क्या लिखती हूँ उसी को दिखा देती हूँ आपको टर्न करके। कहाँ था, ये था। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू थीटा 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू थीटा 2। ये आप अपने पास से लेते हैं क्वेश्चन में, या आप अपने पास से कंसिडर करते हैं। आप यहाँ पर लेट करके भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू थीटा 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू थीटा 2। तो उसी का यूज़ करेंगे जब हम इसको लिखेंगे ना Z1 और Z2। तो जैसे हमने लॉग में प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ना, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आप, m अपॉन n, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू के लॉग m माइनस लॉग n लिखते हैं। उसी तरह हम आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट को भी लिखते हैं। साइड में मैं आपको बता देती हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 लिखा है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। समझा आपने। बिल्कुल लॉग जैसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे लॉग में होती है m अपॉन n, तो उसको सेपरेट करके माइनस लगा देते हैं, उसी तरह आर्ग्यूमेंट में लगाते हैं, सेपरेट करके माइनस लगा देते हैं। सो यहाँ पर वही यूज़ किया है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की जो वैल्यू होती है आप भूल जाएंगे, साइड में लिख लीजिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की जो वैल्यू ली है थीटा 1 ली है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की जो वैल्यू ली है वो थीटा 2 ली। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, तो आर्ग्यूमेंट Z1 ओवर Z2 को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एंड देन इन दोनों की वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 यहाँ पर आ गई है डायरेक्ट थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। अब थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू ये है, सो यहाँ पर लिख कर दिखा दीजिए क्योंकि आपको लास्ट में यही प्रूव करना था। देखिए कैसे, अभी बताती हूँ। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, एंड थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है
प्रूफ हो गई है ये प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी में क्या बोला था, प्रूफ दैट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 के क्वेश्चन का मतलब डिवाइड के आर्ग्यूमेंट इक्वल होता है उन दोनों कॉम्प्लेक्स के सेपरेटली आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हमने कर दी है। कॉम्प्लेक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका हर एक क्वेश्चन अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराऊँ, और कॉम्प्लेक्स के चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आता है, अच्छे भी होते हैं। सो अभी तो इसकी एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इस लेक्चर में कोशिश करूँगी कि कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो हो सकें। तो मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी और नोट करती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है, ये प्रॉपर्टी नोट कर ली है। इसको समझते हैं और इसको प्रूफ करना सीखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी से क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं और आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, उनके बेसिक्स क्या हैं और कैसे कैसे हमको क्वेश्चंस करने हैं। इसलिए प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं। और कितनी बार प्रॉपर्टीज़ को ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ करना भी ज़रूरी होती हैं। अब इसको समझते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जैसे z1 और z2, इन दोनों का सम। ठीक है, बोला भी द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम ऑफ द मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड्यूलस कांट बी एक्सीड, ज़्यादा नहीं हो सकता, द सम ऑफ देयर मॉड्यूलर, इन देयर मतलब इनके कॉम्प्लेक्स के मॉड के सम के ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं, उसके बाद उनका मॉड्यूलस निकालते हैं, एंड देन हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जिनका हम अलग अलग मॉड निकालते हैं और उनको ऐड करते हैं। सो उनका मॉड उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। यही आपको चीज़ इसमें प्रूफ करके दिखानी है, सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, किस तरह से करेंगे। ठीक है, सो देखिए प्रूफ, यहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा प्रूफ। ठीक है, जब आप प्रूफ करते हैं तो प्रूफ, क्वेश्चन करते हैं तो सॉल्यूशन, इस तरह से लिख लें तो थोड़ा क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अच्छी चीज़ें बताती है, क्योंकि जितना आपका क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता है ना, उतना चेक करने में आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी मार्क्स भी उतने ही अच्छे होते हैं। ठीक है, अब वी हैव, इस तरह से आप लिखिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज में, वी हैव z1 इक्वल्स टू के r1 e की पावर i थीटा 1। तो देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है z1 इक्वल्स टू के r1 e की पावर आई थीटा 1। ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखिए पूरी समझाई कि z1 r1 e की पावर थीटा 1 कैसे आया, e की पावर आई थीटा 1 कैसे आया पूरे इस प्रोसेस से। बट ये प्रोसेस आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा है लिख देंगे, बट अगर आपके पास टाइम कम है और आपका क्वेश्चन बचा है तो आप डायरेक्ट करना शुरू कीजिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ, z1 इक्वल्स टू r1 e की पावर आई थीटा 1, z2 की वैल्यू आएगी r2 e की पावर आई थीटा 2। इस तरह से z1 और z2 की वैल्यूज़ हमने निकालना सीखी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया भी है, r1 e की पावर आई थीटा 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा 1 है, तो हम यहाँ पर थीटा 1 लगा देंगे। इसी तरह z2 को लिख सकते हैं r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ये मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं बिकॉज मुझे इस क्वेश्चन में इसकी नीड होगी, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब इन्होंने बोला था द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले चुके हैं, अब इनका सम करना है। तो सम कर दीजिए, z1 प्लस z2। सम करेंगे, z1 की वैल्यू कितनी है, r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इन दोनों को मैंने बोला कि सम करना है, सम कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए मैं r1 के अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ। देखिए कैसे, r1 cos थीटा 1 प्लस r1 आई साइन थीटा 1। इसी तरह मैं यहाँ पर r2 के अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ फटाक से, r2 cos थीटा 2 प्लस आई r2 साइन थीटा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिए मैंने। थोड़ा सा जल्दी बताइए क्योंकि ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं तो इतनी
स्लो स्लो बताने से कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी बताना ही होता है। ग्रेजुएशन की मैथ्स कर रहे हैं, वो भी लास्ट ईयर की, लास्ट सेमेस्टर की, तो इतना बेसिक्स तो क्लियर होंगे। इतनी तेज़ स्पीड में मल्टीप्लाई करना तो आती ही होगी। ज़्यादा स्लो चलो वीडियो लेंथी हो जाती है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अब मैंने ये सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी है अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, कॉस थीटा टर्म, कॉस थीटा वाले टर्म्स को हम साथ में लिख लेंगे। देखिए कैसे, r1 कॉस थीटा 1 प्लस r2 कॉस थीटा 2। इस तरह से मैंने कॉस कॉस वाले टर्म्स को साथ में लिख लिया। इसी तरह से मैं साइन वाले टर्म्स को साथ में लिख लूँगी, r1 साइन थीटा 1 एंड प्लस r2 साइन थीटा 2। ठीक है, कॉस वाले टर्म्स एक साथ, साइन वाले टर्म्स एक साथ। क्यों लिखा है मैंने, अब ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखा रहने देती हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। देखिए कैसे, r1 कॉस थीटा 1 प्लस r2 कॉस थीटा 2 तो एज इट इज़ लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मुझे इन दोनों टर्म्स में i कॉमन दिख रहा है, मैं i कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर बचेगा r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2, बिकॉज मैंने यहाँ पर i कॉमन लिया। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला था द मॉड्यूलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सम तो ले लिया, मॉड्यूलस और ले लेते हैं। मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, यानी कि z1 प्लस z2 विद इन मॉड। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मॉड ले रही हूँ। आप ये बात लिख सकते हैं, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ द साइड। यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ द साइड। ठीक है, मॉड ले रही हूँ। जब मॉड लेते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिए मैं यहाँ पर भी मॉड लेकर दिखा देती हूँ आपको। r1 कॉस थीटा 1 प्लस r2 कॉस थीटा 2 प्लस r साइन थीटा, r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2। कोई डाउट नहीं रहे, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ विद इन मॉड। ये पूरा का पूरा कैसे आएगा, मॉड में। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था, जब हम मॉड सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, वही काम हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो r1 कॉस थीटा 1 प्लस r2 कॉस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। स्क्वायरिंग करके ऐड करके अंडर रूट लगा देते हैं। यही बात मैंने बोली थी। क्वेश्चन लेंदी लग रही है ये, और मतलब इसका प्रूफ बड़ा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, लॉजिकल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगी कि मैम यहाँ पर आपको मेरे को ये दिक्कत आई है, आपने ये कैसे किया था। ठीक है, तो वो मैं आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब ये मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मैं स्क्वायरिंग खोल देती हूँ। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन गया है, तो लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है, r1 कॉस थीटा 1 प्लस b का काम कर रहा है r2 कॉस थीटा 2। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। सो ये मैंने लिख दिया है इसका स्क्वायर। अब प्लस बड़ा वाला इस पूरे का a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, r1 साइन थीटा 1, और b का काम कौन कर रहा है, r2 साइन थीटा 2। सो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2r1 r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। इस तरह से आपको लिखना है, और अंडर रूट आपका चल रहा है पूरे पे, क्योंकि हमने भी स्क्वायर खोला है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ मैं कि अब आगे क्या करेंगे। देखिए r1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, r1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साथ में लिख दीजिए। r1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साथ लिख दिया। r1 वाले को साथ साथ, r2 वालों को साथ साथ, तो फिर से लिख दीजिए प्लस r2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने साथ साथ लिख दिया। और 2r1 वाले टर्म्स एक साथ, 2r1 क्या है, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, तो वही लिख दीजिए कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। इसी तरह से सेकंड वाला टर्म 2r1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। सारे टर्म्स मैंने लिख दिए हैं, बस थोड़ों को साथ साथ लिख दिया। क्यों लिख दिया है, देखिए ध्यान से देखिए। इन दोनों टर्म्स में से मैं r1 का स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ, अंदर कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
R1 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में R2 का स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ। R2 का स्क्वायर दोनों में है तो दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 2R1 R2 कॉमन दिख रहा है, ले लेंगे 2R1 R2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा 2, ये आपका कॉमन बच रहा है विद इन अंडर रूट। ध्यान से देखिए R1 का स्क्वायर एज इट इज़ है। अभी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ पर अभी देखिए पीछे बताया मैंने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के 1। ठीक है, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में सबसे पहले आपने यही बात पढ़ी होगी। यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस R2 का स्क्वायर एज इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन बना 1 प्लस 2R1 R2 एज इट इज़, और साथ में ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये किसका बन रहा है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये वैल्यू बन रही है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 की, ये फॉर्मूला बन रहा है। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब ये बन गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए R1 की स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगी वही आएगा विद इन अंडर रूट लगाना ना भूलें। R2 का स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 आएगा प्लस 2R1 R2 बिकॉज कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू आएगी इंटू 1, इसकी भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विद इन अंडर रूट, तो होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2। ये जो 1 आया कैसा आया, इसकी वैल्यू है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 की मल्टीप्लाई में 1 विद इन अंडर रूट। अब देखिए फिर से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए की प्लेस पर कौन है R1 एंड बी के प्लेस पर क्या है R2। ठीक है, समझ लिए। अब ये आ गया विद इन अंडर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ गई है R1 प्लस R2, केवल और केवल ये बचा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 लगाया था, जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 लगाया था ना, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, लेस देन का साइन आ जाता है इस तरह से, तो लेस देन, और इसका आपका LHS में क्या चल रहा था Z1 प्लस Z2 का मॉड, आपको यही प्रूफ करके लाना था। इसके प्लेस पर आप इस तरह से लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 विद इन मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड विद इन अ बॉक्स। ठीक है, हैंस प्रूफ, ये आपको प्रूफ करके लाना था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉड जो होता है वो कैन नॉट बी एक्सीड इन देयर सेपरेट मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के सम के एक्सिट नहीं होता है, ज़्यादा उससे नहीं होता है, यही आपको प्रूफ करना था। ये प्रूफ थोड़ा सा लेंदी था बट काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।